फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में एक हमने हेजिंग का ऑप्शन देखा था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर डेरिवेटिव्स, बाइंडिंग है, ओटीसी है, कस्टमाइज करवा सकते हैं, रेट आज फिक्स हो जाएगा, भाग नहीं सकते हैं। दूसरा हमने तरीका पढ़ा था मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज कोई डेरिवेटिव्स नहीं है लेकिन एक जुगाड़ है। जुगाड़ हम क्या कर रहे थे कि अगर आपको फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है तो आज आप इतना फॉरेन करेंसी में अमाउंट डिपॉजिट करवा दें कि आज से 3-6 महीने के बाद वो उतना ही अमाउंट बन जाए जितना कि आपने देना है, और लोकल करेंसी में बोरो कर लें। तो जहां आपको पेमेंट करनी फॉरेन करेंसी में होगी, आप सूद समेत पेमेंट कर रहे होंगे लोकल करेंसी में। और इसी तरीके से अगर आपको कोई फॉरेन करेंसी रिसीट आनी है, पैसे आने हैं बाहर से, तो आज आप इतना अमाउंट लोन ले लें फॉरेन करेंसी में कि आपके ऊपर कर्जा फॉरेन करेंसी में उतना ही बने जितना कि आपने पे करना है। जैसे ही कस्टमर आपको पैसे देगा, आप उठा के मनी मार्केट को दे देना। वो जो पैसे आज आपने लोन लिया है उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा के डिपॉजिट करवा देना और आपको अमाउंट मिलेगा रुपीस में। तीसरा तरीका जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज फ्यूचर्स। फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स तकरीबन एक जैसे थे, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन में फर्क था, क्योंकि जो फ्यूचर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो ओटीसी नहीं हो सकते, लिहाजा उनकी जो सेटलमेंट डेट्स हैं और जो अमाउंट्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के, वो आप अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते। तो उसको हमने क्लोज आउट ही करना है, और किस तरीके से करना है वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम इसके आखिरी डेरिवेटिव की तरफ आते हैं। ऑल्दो इसके ऊपर स्वैप्स का ऑप्शन भी मौजूद होता है, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम उसको ज़्यादा गहराई में डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज बात करते हैं फॉरेन करेंसी ऑप्शंस के ऊपर। इसका नाम ही ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब मर्जी है। अब मर्जी है का मकसद ये कि अगर मुझे फॉरेन करेंसी में अमाउंट आना है, मुझे दिनार्स आने हैं, और खौफ रुपी स्ट्रेंथन होने का है कि जब वो दिनार्स आएंगे, मिसाल 30,000 दिनार्स आएंगे, और मेरी किस्मत फूटी कि इन महीनों में 3-4 महीनों के अंदर रुपी स्ट्रेंथन हो जाता है, यानी दिनार का रेट रुपए के मुकाबले में नीचे आ जाता है, तो मैं जब उसको कन्वर्ट करवाने जाऊंगा रुपयों में तो मुझे कम रुपए मिलेंगे। फॉरवर्ड ये कहता है कि अगर आपको फॉरेन करेंसी सेल करनी है, मुझसे रेट बुक करवा लो। फ्यूचर्स ने हमें यही कहा कि अगर आपको फॉरेन करेंसी सेल करनी है, मुझसे रेट बुक करवा लो। लेकिन वो दोनों बाइंडिंग थे, यानी अगर वाकई में रुपी स्ट्रेंथन हो जाता है और दिनार सस्ता हो जाता है तो आप भंगड़े डालेंगे, खुशी मनाएंगे कि अच्छा हुआ मैंने हेज करवा लिया। लेकिन अगर रुपी वीकन हो जाए और दिनार मजीद महंगा हो जाए तो आप किसको दुहाइयां देंगे और किसके आगे जाके चूड़ियां तोड़ेंगे कि हाय मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई। अब अगर वो दिनार्स आप कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं तो आपको पैसे तो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो उठा के आपने कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर देना है। तो आप बोलेंगे वो जो मैं प्रॉफिट कमा सकता था वो तो मैंने डुबो दिया। कैसा हो कि मैं आपको रेट फिक्स तो कर दूं, लेकिन मैं आपको बाइंड ना करूं। मैं कहूंगा देखो बेटा, मैं आपसे एक दिनार 450 रुपए में खरीदने के लिए बैठा हूं, लिहाजा मेरी तरफ से लिख लो कि अगर आपने मुझे 3 महीने के बाद दिनार्स दिए, क्वांटिटी मुझे पहले बता दो, तो मैं आपसे 450 रुपए के हिसाब से दिनार खरीदने के लिए बैठा हूं। लेकिन अगर आपको मुझसे बेहतर कोई पैसे देता है तो जाके उसको भेज देना। वाह, आप जैसे लोग तो चाहिए, क्योंकि ये तो सीधी सीधी बेवकूफ़ी है, और आप भी जाहिर सी बात है वन साइडेड एडवांटेज देंगे ना। अगर वाकई में वही होता है जिस चीज का आपको खौफ था और रुपये स्ट्रांग हो जाता है, आप भागे चले आएंगे मेरे पास। और अगर वीकन हो जाता है और स्पॉट रेट 450 रुपए से भी महंगा हो जाता है, यानी मार्केट में आपका दिनार मेरी कमिटमेंट से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है, आप मुझे मिस कॉल भी नहीं मारोगे, गायब हो जाओगे जैसे कोई
मेरे नाम का शख्स दुनिया में एग्जिस्ट भी करता था, पूछोगे भी नहीं, चले जाओगे मार्केट में बेच के मजे लूटोगे। तो मैं तो यूज हो गया ना। अगर ऑप्शंस मौजूद है तो फिर तो फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स की तरफ जाने वाले बेवकूफ, सही है? अच्छा, अब ऑप्शंस बेसिकली है क्या, यह बात तो बिल्कुल वाज़ेह हुई कि एक पार्टी जो ऑप्शन राइटर है वो बाउंड है, और दूसरी पार्टी जो ऑप्शन होल्डर है वो फ्री है। तो आप अगर दिनार्स लेके मेरे पास आते हैं, मैं खरीदूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, और मैं जो डिफरेंस है स्पॉट रेट का और मेरी जो जुबान है मैं आपको पे करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप ही ना आए तो सदा खुश रहो, भले नहीं आओ मेरे पास। ऐसे केस में ये होल्डर, दो पार्टीज मैंने बताई, एक ऑप्शन राइटर और एक ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन का जो होल्डर है उसके पास राइट है, नॉट द ऑब्लिगेशन। मैं ऑब्लाइज्ड हूं टू बाय द फॉरेन करेंसी और टू सेल द फॉरेन करेंसी। तो अगर आपको दिनार्स आने हैं तो आप आके मुझे बेचोगे दिनार्स, बेचो या ना बेचो तुम्हारी मर्जी। और अगर आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, रियाल आपने भेजने हैं सऊदी अरब, तो आपकी मर्जी, मैं यही हूं। अगर आपको जी चाहे तो भले मुझसे रियाल लेके जाना, अगर नहीं मार्केट समझ में आती है, मार्केट से रियाल आपको सस्ता मिल जाता है, भले मार्केट से खरीद लेना। आप बोले आप बड़े अच्छे इंसान हैं। सो ऑप्शन किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, ये बात क्लियर हो गई कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग है, दिस इज नॉट बाइंडिंग। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें समझना जरूरी है कि ये ऑप्शन कब तक खुला रहेगा। कि मैंने आपको अगर 450 रुपये में दिनार खरीदने की ऑफर दे दी कि मैं आपसे खरीदूंगा, तो ये ऑप्शन कब तक खुला है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कह दिया कि बेटा पैसे कब आने, तो आपने कहा सर दोस्त ने कहा अक्टूबर में भेजूंगा, तो मैंने आपको अक्टूबर की एक तारीख लिखवा ली। आपको अक्टूबर में रेट कहीं अच्छा मिल गया, आप जाके चुपचाप बेच के आ गए। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2024 में फिर आपके पास कहीं दिनार्स आए, लेकिन अब के बार रुपये वाकई में स्ट्रांग था, आप आ गए मेरे पास, सर वो आपने कहा था ना। तो मैं बोलूँगा कहा था मतलब क्या, ता कयामत बंधा हुआ हूं क्या। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सपायरी डेट रखेंगे, ऑन और बिफोर। ये दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। या तो आप उस तारीख या उस हफ्ते के अंदर या उन 5 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला मुझे बता सकते हो। अगर आपने 5 दिनों के अंदर मुझे कॉल नहीं की, मेरे पास नहीं आए, तो ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। अगर उसके बाद आप जनवरी दिसंबर में मेरे पास आते हैं तो मैं बोलूंगा कहां से आया भाई, वो तो खत्म हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन की एक वैलिडिटी है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बिफोर भी सेटल किए जा सकते हैं। तो अगर आपके पास अक्टूबर का ऑप्शन है तो दैट मीन्स कि आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बीच में कभी भी अगर आते हैं तो उस वक्त जिस दिन आप आते हैं एक्सरसाइज करने और जो मेरा रेट जिसकी मेरी जुबान दी हुई है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है आप मुझसे ले जाना। दिस इज बिफोर। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद मैं आपकी शक्ल पहचानने से इनकार कर दूंगा कि भाई तुम कौन हो। ठीक है। अच्छा, ये सारी दुनिया में क्योंकि यूनिवर्सल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें एक होता है यूरोपियन सिस्टम, एक होता है अमेरिकन सिस्टम। तो एक सिस्टम में ये उस डेट के 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते के अंदर अंदर ही वेस्ट किए जा सकते हैं, एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन में 30 अक्टूबर या उससे पहले पहले तक कभी भी आप इनको एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मुझे डेट बता देना और क्वांटिटी बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लिखवा के जाओ कि 20,000 दिरहम्स आने हैं, दिनार्स आने हैं, लेकिन आप देखो रेट तो बहुत गिर गया, ये तो 450 रुपये में मुफ्त है, सर से ले लेते हैं, मार्केट में बेच रहे हैं तो 400 रुपये का बिक रहा है, 410 रुपये का बिक रहा है, आप उठा के 2 लाख दिरहम्स
ले आते हो मेरे पास दिनार्स। तो मैं बोला ये कहाँ से ले आए? लिहाजा हमारे दरमियान जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक नोशनल क्वांटिटी पे होगा। तो अगर आपने मुझसे 20,000 दिनार्स फिक्स करवाए हैं तो मैं आपको 20,000 दिनार्स पे ही फिक्स रहूंगा, उससे कम ज़्यादा किए तो मैं नहीं बंधा हुआ। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या है? पहली बात तो ये होगी कि ये बाइंडिंग नहीं है। एक बंदा बाइंडिंग है, कौन? बैंक, राइटर, लेकिन दूसरा बंदा आजाद है। दूसरी बात कि इसका स्ट्राइक रेट, जिसको हम स्ट्राइक रेट भी कहते हैं या इसको हम एक्सरसाइजेबल रेट भी कहते हैं, जिस तरह 450 रुपए का रेट मैंने आपको दे दिया। जिस तरह ये करेंसी ऑप्शंस है उसी तरीके से एक होते हैं शेयर ऑप्शंस। शेयर ऑप्शंस, इन दैट केस मैं आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स सर्टेन डेट पे सर्टेन रेट पे खरीदने का ऑप्शन दे दूंगा। मिसाल, आप मेरी कंपनी के डायरेक्टर हैं और मैंने आपको कह दिया कि आप 10,000 शेयर्स 16 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आज से एक साल बाद 30 जून 2024 पे चाहो तो मुझसे खरीद लेना। लिहाजा अगर मेरे शेयर की वैल्यू स्ट्राइक रेट से ज्यादा चल रही होगी तो आप आगे खरीद लेंगे, लेकिन अगर मेरा शेयर मार्केट में उस 14 रुपए से सस्ता बिक रहा है तो आप मुझसे नहीं खरीदेंगे। ऐसी बात। तो हमारा एक स्ट्राइक रेट आपस में फिक्स है कि 1 पाउंड, 1 दिनार, 1 डॉलर या 1 शेयर मैं आपको कितने में देने के लिए तैयार हूं। रेट हमारा तय है। दूसरा एक्सपायरी डेट होगी, और एक्सपायरी डेट की हमने बात की कि एक सिस्टम में ये ऑन होती है और दूसरे में ये ठीक है। तो एक्सपायरी दिन पे, और उसमें मैं आपको 2-3 दिन का टाइम दे दूंगा, और दूसरा होता है बिफोर, कि उससे पहले पहले आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है। ये एट टाइम्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और एट टाइम्स ओटीसी होते हैं। इसमें दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वाली जो हमने बात पढ़ी कि एक कॉन्ट्रैक्ट इतने का ही होगा, तो यू कैन बाय इन द मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी करेंसी को फिक्स नहीं कर सकते, या फिर ये ओटीसी का ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं। लिहाजा जो करेंसी का अमाउंट है वो आप अपनी मर्जी से सेट करवा सकते हो। दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। या आगे बुरी खबर। बुरी खबर क्या कि हमने पढ़ा कि यार ये तो बेस्ट है, समझ में आया तो एक्सरसाइज कर लेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे, और मैं आपको लीगली कुछ भी नहीं कर सकता, रोक भी नहीं सकता। मैं बोलूंगा जाओ बेटा, मैंने तो आपको आज़ाद छोड़ा है। जिस तरह हम कार की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो गाड़ी की जो वैल्यू है उसका 2.5 या 4% डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आपने प्रीमियम जमा करवा देना है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी गाड़ी की मालियत 60 लाख रुपए है, तो 60 लाख का मिसाल के तौर पे 3%, हमारी कंपनी की पॉलिसी है 3% प्रीमियम, यानी 1,80,000 मैं आपसे एडवांस में ले लूंगा। फिर आप पूछेंगे अब क्या करना है? मैं कहा अब आपकी गाड़ी सिक्योर है। अब अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है खुदा न खास्ता, तो जितने भी पार्ट्स रिपेयर होंगे, चेंज होंगे, रिप्लेस होंगे, डेंटिंग का खर्चा, पेंटिंग का खर्चा, बस आपको गाड़ी मैं तैयार करके दूंगा, आपको खर्चा नहीं करना। अगर आपकी गाड़ी बेसमेंट में खड़ी होती है और इतनी बारिशें होती है कि बेसमेंट में गाड़ियां तैरने लग जाती हैं, डोंट वरी, गाड़ी मैं रिपेयर करके दूंगा। अगर आपकी गाड़ी स्नैच हो जाती है, टोटल लॉस, नहीं रिकवर हो पाई, डोंट यू वरी, मैं आपको सारे पैसे दूंगा, 60 लाख रुपए। अगर आपकी गाड़ी का खुदा ना खास्ता ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो टोटल लॉस हो जाती है, यानी इतना नुकसान हो जाता है कि अब वो बन भी नहीं सकती, बिल्कुल कचौड़ी हो जाती है एल्टो की तरह, टेंशन नहीं, पैसे मैं दूंगा। और अगर आपकी गाड़ी जलाओ घेराव का शिकार हो जाती है, एहतजाज चल रहा है, किसी ने आपकी गाड़ी की टैंकी खोल के दुखी हुई सिगरेट डाल दी, टोटल लॉस हो गई गाड़ी,
मैं आपको हायर ऑफ इनफैक्ट लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू और सम अश्योर्ड 60 लाख, तो गाड़ी की वैल्यू जितनी भी होगी या 60 लाख दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो मैं आपको पे करूंगा। तो अगर गाड़ी की वैल्यू बढ़ चुकी है 70-75 लाख हो चुकी है, मैं आपको 60 लाख दूंगा। अगर गाड़ी की वैल्यू 52-53 लाख है, मैं आपको 52-53 लाख दूंगा। आप बोलेंगे तो सही बात है, लेकिन बुरी खबर यह है कि 1,80,000 रुपए नॉट एडजस्टेबल एंड नॉन रिफंडेबल है। और अगर अल्लाह करे पूरे साल में आपकी गाड़ी को कुछ भी नहीं होता, हाँ इंशाल्लाह बोलना तो चाहिए कि आपकी गाड़ी को खरोच भी नहीं आती, तो 1,80,000 वापस मिलेंगे, वो गए। तो कंपनी ने बिजनेस मॉडल क्या बनाया हुआ कि ऐसे अगर 1000 गाड़ियां मैंने 1,80,000 रुपए पे इंश्योर कर ली, तो 1,80,000 रुपए पर गाड़ी मुझे मिले, और 1000 गाड़ियां, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ऑन एवरेज 0.5 से 1% गाड़ियों पे कोई डैमेज होता है, और डैमेज भी क्या होगा, कोई बम्पर गिर जाएगा, कोई साइड मिरर चोरी हो जाएगा, टोटल लॉस के तो चांसेस फिर भी कम है ना। तो अगर नुकसान हुआ तो मैं आपको भर के दे दूंगा, आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये बेसिकली मैंने दूसरों के पैसों में से आपको निकाल के दे दिया। फिर इंश्योरेंस के कुछ रूल्स होते हैं कि इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए। मिसाल कभी कभी सारी गाड़ियों को एक साथ डैमेज होता है ना, जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ गॉड। अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया खुदा ना खास्ता, तो कोई ऐसा इवेंट जिसमें सारी गाड़ियों को एक साथ नुकसान होगा, उसको हम क्लेम नहीं करेंगे। मैं तो सेफ हो गया ना, गॉट दिस पॉइंट। दिस इज इंश्योरेंस। जो ऑप्शन करेंसी ऑप्शंस हैं, दिस इज ऑल्सो इंश्योरेंस। मैं आपसे क्या करूंगा, एडवांस में एक अमाउंट चार्ज करूंगा, दैट इज प्रीमियम। ये प्रीमियम बेसिकली इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह है। दिस इज नॉन रिफंडेबल एडवांस। अब क्या होता है कि अगर आपको मार्केट में दिनार के ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, हंसी खुशी चले जाओ, लेकिन मैं आपसे एक प्रीमियम एडवांस में ले चुका हूं। अगर आप मेरा ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तो अल्लाह आपको हयाती दे और सेहत दे, अपने घर खुश रहना। मेरे पास ना ये 5 रुपए मांगने नहीं आना, फिर जो मैंने आपसे या 10 रुपए एडवांस में ले लिए, या मुझसे मांगने नहीं आओगे। गॉट दिस पॉइंट। तो अब प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया कि कोई राइटर ऑप्शन क्यों देगा और कोई होल्डर ऑप्शन की तरफ क्यों जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ऑप्शंस किस किस तरीके के होते हैं। एक होते हैं कॉल, एक होते हैं पुट। बड़ा आसान है। कॉल करने का मकसद है खरीदना, और पुट करने का मकसद है बेचना। अगर आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी है, यानी आपको फॉरेन पेमेंट करनी है, तो आप आजाद रहना चाहते हैं कि मैं चाहूं तो खरीदूं, चाहूं तो ना खरीदूं। ऐसा ही अगर आपने सर्टेन दिरहम्स पे करने हैं, आज से 4 महीने के बाद पे करने हैं, तो आपको डर लग रहा है कि इन 4 महीने के अंदर अंदर रुपये डीवैल्यू ना हो जाए। तो जब जो दिरहम आज 80 रुपए का मिल रहा है, अगर 4 महीने के बाद 85 रुपए 86 रुपए का हो गया, तो मुझे तो बहुत ज्यादा लोकल करेंसी देके आपको बुझाना पड़ेगा। लिहाजा आप सेफ रहना चाहते हैं, तो मैंने आपको दिरहम 82 रुपीज में फिक्स कर दिया। मैंने स्ट्राइक रेट दे दिया कि आप 82 रुपए में स्ट्राइक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको मार्केट में दिरहम 82 रुपये से महंगा मिल रहा है तो आप मुझसे ले लेना। अगर आपको मार्केट में 82 से सस्ता मिल रहा है, भले मार्केट से ले लेना। तो अगर महंगा हो गया तो जो डिफरेंस है वो मैं आपको दे दूंगा, 82 वर्सेस स्पॉट रेट। और अगर गिर गया तो आप मेरे पास आना भी मत। लेकिन यू आर फ्री टू बाय, यू आर फ्री टू बाय। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में
होल्डर हैज राइट टू बाय। तो ये कॉल ऑप्शन हम किस सूरत में फिक्स करवाएंगे? फॉरेन करेंसी पेमेंट की सूरत में, राइट। फॉरेन करेंसी बाय करके मुझे पे करनी है, तो ये यूज करेंगे इजी ऑप्शंस में फायदा है या नुकसान है, इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय मींस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या? आपके पास ऑप्शन है कि आप एक दिरहम 82 रुपीज में बाय कर सकते हैं, और आज अगर दिरहम चल रहा है 85 रुपीज का, तो यह ऑप्शन आपके फायदे में है कि नुकसान में है? ध्यान से समझना, इजी हो गया। मैंने आपको यह कहा है कि आप मुझसे दिरहम 82 रुपीज में खरीद सकते हो, यू कैन बाय कॉल, और वही दिरहम जो कि मार्केट में अभी चल रहा है 85 का, तो मुझसे खरीदना वारे में है कि मार्केट से खरीदना वारे में है? आपको कितना फायदा होगा अगर आप मुझसे खरीदते हो तो? ठीक है, यह मैं कैसे कैलकुलेट किया? 85 क्या है? ऑफ व्हाट? राइट राइट, फॉरेन करेंसी। अब इसको समझिएगा, इसमें हम रखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग आइटम। मैंने अगर फॉरेन करेंसी पे स्पेसिफिक रहूं तो मैं यहां पे रखूंगा स्पॉट एक्सचेंज रेट, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शंस फॉरेन करेंसी के ही हो, ये कमोडिटी के भी हो सकते हैं। मिसाल आप सरिये का रेट मुझसे बुक करवा लें, और मैंने आपको कह दिया कि मैं आपको 2,35,000 रुपए टन के हिसाब से सरिया दूंगा, आप चाहो तो मुझसे खरीद लेना, आपके पास कॉल ऑप्शन है। अगर वो सरिया 2.5 लाख रुपए का टन है तो आपको तो 15,000 रुपए का फायदा होगा ना। ऐसे केस में हम रखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ सरिया। शेयर्स हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, करेंसी है तो फेयर वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, तो आपने करेंसी की फेयर वैल्यू रखी 285, और उसमें से माइनस क्या किया? 282। 282 को क्या कहा जाएगा? स्ट्राइक रेट या एक्सरसाइजेबल प्राइस। तो इसमें से हमने माइनस किया स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइजेबल प्राइस या स्ट्राइक रेट, जितने पे आप ये चीज कॉल कर सकते हैं। अब ये आगे की बात समझिएगा। अगर दिरहम मार्केट में चल रहा है 285 का, और आपके पास अख्तियार है कि ये आप मुझसे खरीद सकते हो 282 में, 3 रुपए का फायदा या नुकसान? फायदा। इसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसको हम गेन नहीं कहेंगे, इसको हम सरप्लस नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्या? इन द मनी। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो यूज की जाती है, तो लिहाजा आप उसको गेन, प्रॉफिट, सरप्लस कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? इन द मनी। तो जब ऑप्शन वारे में होगा इसको हम कहेंगे इन द मनी, और जब ऑप्शन नुकसान में होगा मैं क्लियर? दूसरा केस, पुट ऑप्शन।
मतलब अब आप वो अंडरलाइंग आइटम, वो फॉरेन करेंसी, वो शेयर्स, वो स्टील बेचने की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको आसरा है कि फॉरेन कस्टमर मुझे दिनार्स भेजेगा, रियाल भेजेगा, पाउंड्स भेजेगा, तो वो पाउंड आके आप सेल करोगे। काम का है रही हो, डर किस बात का है कि सस्ता ना हो जाए, यानी रुपी स्ट्रेंथन ना हो जाए। रुपी अगर स्ट्रांग हो गया तो वो पाउंड जो आज 380 रुपए का मिल रहा हो और वो वापस 340 पे चला जाए, 300 पे चला जाए, तो मैं वो जो पाउंड्स लाऊंगा बेचने के लिए और रेट गिर गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसे केस में आपने फॉरेन करेंसी को क्या करना है, बेचना है कि खरीदना है? बेचना है ना। तो ऐसे केस में आप मुझसे कौन सा ऑप्शन लेंगे? पुट ऑप्शन। इसके अंदर होल्डर हैज द राइट टू सेल, और ये किसके लिए यूज किया जाएगा? याद बात हो क्या? चलिए, तो बिलफर्स डॉलर आपको आने हैं और डॉलर का रेट आज सुबह का है 286.8, सही है। कल 287 था, आज 286 रुपए 80 पैसे है, नीचे है। चलो उसको राउंड रखते हैं 287। लेकिन आपको पेमेंट आनी है आज से 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, और आपको लगता है कि भाई साड़ी किस्मत शुरू से ही खराब है। वो ऊंट पे बैठे हुए बोने को कुत्ता काटने वाला सीन है अपने साथ। तो ऐसा होगा कि जब मेरे डॉलर्स आएंगे ना, ये रुपये स्ट्रांग हो और उसी टाइम पे स्ट्रांग होगा। कम वक्त इसको स्ट्रांग होना भी मेरे टाइम पे होगा, तो स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे केस में वो डॉलर जो आज मैं 287 के हिसाब से बेच सकता हूं, कहीं 260 250 पे ना आ जाए। और आपने डॉलर बेचना ही है ना, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपसे ये डॉलर 285 के हिसाब से, 285 के हिसाब से खरीदने के लिए बैठा हूं। ये हो गया स्ट्राइक रेट, मैं बंधा हुआ हूं स्ट्राइक रेट। एक काम करो, 4 रुपए पर डॉलर मुझे देके जाओ अभी, 4 रुपए पर डॉलर मुझे देके जाओ अभी। तो आपने कहा ठीक है ये रख ले, और मुझे आने हैं 1 लाख डॉलर, तो आप 4 लाख रुपए मुझे देके जाओगे, या 10,000 डॉलर तो आप 40,000 रुपए मुझे देके जाओगे। ये आपने मेरे पास रखवा दिया, मुनासिब हो गया। अब क्या होता है कि डॉलर उल्टा बढ़ जाता है, 290 पे चला जाता है। आपने मुझसे कसम ली है कि आप कितने में बेचोगे? 285, जबकि मार्केट में आपका डॉलर कितने का जा रहा है? 290 का। अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं, फेयर वैल्यू 290 और एक्सरसाइजेबल प्राइस तो 5 रुपए का इन द मनी लग रहा है, लेकिन ये इन द मनी का तो सीन नहीं है, क्योंकि आपको तो फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। डॉलर ऊपर जाने से ऑप्शन पे तो आपको नुकसान हो रहा है। तो हम पुट ऑप्शन में इस फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे। राइट? कैसे उल्टा करेंगे? पहले रखेंगे एक्सरसाइजेबल प्राइस, $25, इसमें से माइनस करेंगे स्पॉट रेट, यानी फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग आइटम। तो अगर 285 की स्ट्राइक है और 290 का रेट है ओपन मार्केट, पॉजिटिव होगा तो इन द मनी, नेगेटिव होगा तो सेम बात।
लेकिन अगर आपसे ऑप्शन पे प्रॉफिट पूछे तो इन द मनी मत बताना, आप इस इन द मनी में से प्रीमियम भी माइनस करोगे। आई बात समझ में? ये इन द मनी है, ये तो मुझे 5 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन अगर मैंने प्रीमियम जमा करवाया हुआ है 2 रुपए का मिसाल, तो वो भी तो मैंने दिया हुआ है ना, तो मुझे प्रॉफिट होगा 3 रुपए का। तो अगर सवाल इन द मनी या आउट द मनी पूछे तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू बता देंगे, या इंट्रिंसिक वैल्यू पूछे तो हम इन द मनी आउट द मनी बता देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट या लॉस पूछे तो इन द मनी में से प्रीमियम माइनस करेंगे और आउट द मनी में से भी प्रीमियम माइनस करेंगे, क्योंकि प्रीमियम रिफंडेबल भी नहीं है, एडजस्टेबल भी नहीं है। ठीक है, ये तो गया। तो अगर आपने 1,80,000 रुपए का प्रीमियम दिया और गाड़ी को डैमेज हुआ, हाँ, रिक्शा वाला छू के गुजर गया, तो उसको रिपेयर करवाने का खर्चा आया सिर्फ 6,000 रुपए। हम बोलेंगे कहां 1,80,000 रुपए दिए थे और क्लेम करवाए सिर्फ 6,000। भाई आपकी किस्मत। लेकिन 1,80,000 एडजस्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि बाकी 1,74,000 आपको वापस कर देंगे, तो गए। इजी। सो दिस इज इन द मनी आउट द मनी। ठीक है, छोटी एग्जांपल ये करते हैं, फिर कैफ 8 में जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक सेगमेंट होता था, तो कैफ 8 में इसके कुछ सवाल आए हुए हैं, वो हम निपटा लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल मैंने बनाई है कि पाकिस्तानी कस्टमर है, उसने 8,12,500 पाउंड्स सप्लायर को देने हैं। ओके, लेट्स बी क्लियर, आपने फॉरेन करेंसी बाय करनी है या सेल करनी है? ऑप्शन कौन सा पकड़ोगे? क्योंकि आपने बाय करनी है, तो आप ले लेंगे कॉल ऑप्शन। 30 सितंबर पे देने हैं। आज स्पॉट रेट क्या है? 283 का। करेंसी ऑप्शन सितंबर के लिए जो मिल रहे हैं उसका स्ट्राइक रेट क्या चल रहा है? 290। और स्टैंडर्ड साइज है 62,500 की। प्रीमियम जो आज आपने जमा करवाना है वो 5 रुपए का जमा करवाना है। चीजें क्लियर है? सजेस्ट करो सूटेबल ऑप्शन क्या होगा अगर स्पॉट रेट 298 है और स्पॉट रेट 288 है। दो मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। लेट्स कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। व्हाट इज सेंसिबल? पहला आपने डिसाइड किया कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि आपने फॉरेन करेंसी बाय करनी है। तो कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? ऐसे केस में हमने रखा फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, केस ए एंड केस बी। केस ए में रेट है 298 का और केस बी में रेट है 288 का। जबकि आपके पास स्ट्राइक कितना है, कितने में खरीद सकते हैं डॉलर? तो नवंबर का ऑप्शन हमें मिल रहा है 2। अगर 298 वाली चीज आप 290 में खरीद सकते हैं तो खरीदेंगे। ये हो जाएगा इन द मनी। और अगर 288 वाली चीज आप 290 में खरीद सके तो खरीदेंगे? नो। तो पहले केस में इन द मनी है 8 रुपए का और दूसरे केस में आउट द मनी है 2 रुपए का। और जो संक है प्रीमियम तो संक है ना, ये तो दे दिया। भाई अगर एडजस्टेबल होता ना फिर भी मैं सोचता कि 5 रुपए बचाने के लिए अगर 2 रुपए का कड़वा घूंट पीना पड़े तो भी 3 रुपए का फायदा, अगर एडजस्टेबल होता। लेकिन एडजस्टेबल अगर नहीं है तो फिर 5 रुपए के चक्कर में 2 रुपए और डुबो दूंगा। लेकिन 5 रुपए तो गए ना बेटा, संक है, ये तो गए। तो 5 रुपए अगर ये माइनस करेंगे तो इस पे नुकसान फायदा है और इस पे नुकसान है।
लेकिन ऑफकोर्स ये नुकसान आप रियलाइज तो नहीं करोगे, क्योंकि 2 रुपए का नुकसान आप फिर क्यों रियलाइज करेंगे? आप छोड़ के भाग जाओगे तो आपको नुकसान 5 का ही होगा। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। मुनासिब बात। अच्छा, अब हम लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 8,12,500 पाउंड्स। और एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज है 62,000। 13 ऑप्शंस कॉल क्या आपने बाय करने हैं। उसके अलावा अगर हम इसको फ्यूचर्स की तरह ही सॉल्व करें तो हम वैल्यू ऑफ ए टिक निकाल सकते हैं। टिक का मकसद क्या था? मिनिमम फ्लक्चुएशन। तो पाउंड के मुकाबले में 1 रुपया कितना कम से कम ऊपर या नीचे जा सकता है? कम से कम 1 पैसा। कॉन्ट्रैक्ट की साइज है 62,500 और 1 पैसा ऊपर या नीचे जाने से 625 रुपए का गेन या लॉस होगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ओपनिंग रेट कितना है? बुक कितने में करवाया? 290 और क्लोजिंग रेट कितना है? 298। फायदा है नुकसान है? फायदा है। तो हमने डिफरेंस निकाला 298 और 290, 8 रुपए का फायदा है। उसको डिवाइड कर देंगे टिक साइज से, $800 टिक्स। तो अगर गेन कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं और एक ऑप्शन पे टिक्स कितने हैं? 800 और एक टिक की वैल्यू कितनी है? 6.5 मिलियन। ये आपको गेन होगा और माइनस करेंगे प्रीमियम। आपने पर डॉलर या पर पाउंड 5 रुपए का प्रीमियम दे दिया, वो हम इसमें से माइनस करेंगे, बाकी आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, जबकि केस बी में हम सीधा लिख देंगे दैट ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। अगर फिर भी लॉस कैलकुलेट करने को कहे, टाइम पास करवाए एग्जामिनर मार्क्स देने के लिए, तो हम टाइम पास कर लेंगे, उसको बता देंगे कि इतना लॉस है। तो एक तो उसमें आपने इन द मनी वाला लॉस बता दिया, आउट द मनी वाला, ऊपर से प्रीमियम के पैसे भी माइनस कर देना। ओके, तो जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 8 हुआ करता था पिछली स्कीम में, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक सेक्शन कैफ 8 में होता था। ऑफ कोर्स जब कैफ 3 बन गया तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा सेक्शन वहाँ से डिलीट हो गया और अब एमएफए के अंदर है। तो ये सवाल कैफ 8 के टाइम पे सीएमए के अंदर टेस्ट किया गया था। Says an investor paid a premium of 300 rupees for the option to buy 500 shares. अच्छा, as per this option वो 500 शेयर्स खरीदेगा कि बेचेगा? खरीद सकता है कि बेच सकता है? खरीद सकता है। तो ये ऑप्शन कौन सा कहलाएगा, कॉल के पुट? इजी। In ABC Limited for rupees 20,000 rupees at any time during next 3 months. 20,000 रुपए में कितने शेयर्स मिलेंगे? तो एक शेयर कितने का हो गया? 40 रुपए का। The investor exercised his right to buy the shares
व्हेन द प्राइस इन द मार्केट वॉज 50। उसके पास कॉल ऑप्शन था कि वो शेयर कितने में खरीद सकता था, 40 रुपए में, और जब शेयर की प्राइस 50 रुपए चल रही थी, इन्वेस्टर ने ठग करके वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया। सही किया गलत किया? सही किया, क्योंकि 40 रुपए में उसको मिल रहा था एक शेयर, जबकि 50 रुपए का मार्केट में चल रहा था, तो 10 रुपए का इन द मनी है, राइट? और नंबर ऑफ शेयर्स है 500, तो उसको फायदा हो गया। चले, हमें क्या करना है? पहला, एक्सप्लेन द टर्म ऑप्शन। तो बेटा एक मार्क में एक्सप्लेन नहीं होता, ज्यादा पैसा लगता है, एक मार्क में सिर्फ डिफाइन होता है। खैर, एक्सप्लेन करने को कह रहा है तो हम उसको बता देंगे कि ऑप्शन gives the holder right to buy or sell the underlying item at a specified date at a specified price। एग्जामिनर को सिर्फ आपने ये बता दिया ना कि ऑप्शन का मकसद राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं, तो बस उसके रूह को सुकून आ जाएगा, वो सुकून में आ जाएगा। ये काफ़ी हमारे लिए बताना। दूसरा, बी, in the context of above example briefly explain what is strike price। strike price किसको कहते हैं? वैसे बोलते हैं at which the underlying item can be purchased or sold। इस केस में एक शेयर हम कितने का खरीद या बेच सकते हैं? 40 रुपीज का। ये आपने उड़ते उड़ते ही बता दिया कि अगर 20,000 रुपए के 500 शेयर हैं तो एक शेयर 40 रुपए का, तो 40 रुपए स्ट्राइक प्राइस है। B2, whether the above transaction is a call option or put option। ठीक है, लेकिन इसने कहा है कि आपने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो इसमें आप लिख भी दें अगर कि कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग आइटम, whereas the put option gives the holder the right to sell the underlying item। In this case, since the investor is able to purchase the underlying shares, so this is a call option। 1.5 marks है। Explain whether the above option would be termed as in the money or out the money when the market price is 35 rupees per share। ऐसे केस में आपने पहले फॉर्मूला लिखना है that in case of call option the intrinsic price is fair value of underlying item minus the exercisable price। So if the fair value of share is 35 and exercisable price is 40, then this option will be termed as out the money by 5 rupees। Easy। दूसरे सवाल पे चले, लिखने की जरूरत तो नहीं कुछ। एक सवाल आप देख सकते हैं नीचे, ऑटम 2015 का। ये भी उसी का है। Says, in the context of options, briefly discuss the term intrinsic value। Also state how the intrinsic value in case of call option and put option would be computed। B, an investor paid a premium of 60 rupees to buy a put option at a strike price of 300 and the current market price of the share is 260। अच्छा, ये पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन मतलब वो सेल कर सकता है एक शेयर कितने में? 300 रुपए में, और शेयर चल कितने का रहा है? तो 300 में बेचना फायदा है नुकसान है? रिक्वायर्ड कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। भाई इन द मनी आउट द मनी नहीं पूछा, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इन्वेस्टर इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन द एक्सपायरी डेट, दैट इज द डेट ऑफ द ऑप्शन, दैट इज 30 days फ्रॉम नाउ, ए 180 रुपए का है, बी 260 रुपए का है, सी 380 रुपए का है। चले पहले की बात करते हैं।
इंट्रिंसिक वैल्यू किसको कहते हैं? तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम कहेंगे दिस इज expected gain or loss from exercising the option but excluding the प्रीमियम पेड। जो प्रीमियम आपने दिया है उसको हटके अगर बात करें तो ये आपको गेन या लॉस होगा। फिर इसने पूछा है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की सूरत में ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आप सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉल ऑप्शन में इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट, फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग आइटम माइनस स्ट्राइक प्राइस। और पुट ऑप्शन के केस में एक्सरसाइजेबल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग आइटम। ये हो गए कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। फिर कहा है बी में कि इन्वेस्टर ने प्रीमियम दिया है 60 रुपए का, प्रॉफिट या लॉस निकालना है 3 केसेस में। हाँ जी, ऑप्शन कॉल है पुट है? पुट ऑप्शन है। तो हम फॉर्मूला रखेंगे। पहले एक्सरसाइजेबल प्राइस, तीन सौ में बेच सकते हैं। माइनस करेंगे एक केस में कहा है कि अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन एक्सपायरी इज 180, तो वो शेयर जो 180 में बिक सकता है एज पर द ऑप्शन, आप उसको 300 रुपए में बेच सकते हो। तो बेहतर है कि ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाए। और कितना प्रॉफिट हो जाएगा? लेकिन ये 120 का क्या है? इन द मनी। दूसरा केस, अगर शेयर की फेयर वैल्यू 260 है तो भी बेचना एक्सरसाइजेबल प्राइस पे अकलमंदी है, यानी ऑप्शन को एक्सरसाइज करना ही बेहतर है। और तीसरे केस में अगर शेयर मार्केट में चल रहा है 380 का, तो 80 रुपए का आउट द मनी है। ऐसे केस में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा कि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, इसलिए बेहतर है कि जाके मार्केट में बेच के आ जाओ। प्रीमियम, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस पूछा है, प्रीमियम कितना दे के आए? 60। तो 120 रुपए कमाएंगे लेकिन 60 रुपए दे के आए हैं, फिर भी प्रॉफिट है। 40 रुपए कमाने के पीछे 60 रुपए दे दिए, लेकिन एक्सरसाइज करोगे नहीं करोगे? क्यों? लॉस है, संक है ना। 60 तो वैसे ही जा चुके हैं, तो 40 रुपए तो बचा लो। सही। अच्छा, यहां पे 60 रुपए संक है और 80 रुपए हमारे मजीद चले जाएंगे, तो बेहतर है कि एक्सरसाइज ही ना करो। तो ऐसे केस में उसूलन आपका जो लॉस है वो 60 है, लेकिन चले फॉर्मूला को अगर हम फॉलो करें तो इससे लॉस कितना हो जाएगा? 140 का। रिकमेंडेशन मांगी नहीं है,
लेकिन अगर रिकमेंडेशन मांगे तो हम बोलेंगे ए और बी के केस में ऑप्शन को एक्सरसाइज करना ही अक्लमंदी है, लेकिन केस सी में ऑप्शन को लैप्स कर देना। दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है ऑप्शन को एक्सरसाइज करना और दूसरा ऑप्शन होता है ऑप्शन को लैप्स कर देना। तो हम उसको बताते हैं कि केस सी में ऑप्शन को लैप्स करना ही बेहतर है।